हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, आर्ट्स और प्लस मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ का आखिरी मतलब कि 10वां क्लास करवाने वाला हूं। मैं प्रत्येक क्लास में आपको 80 क्वेश्चंस करवाया था, तो ये आपका 10वां क्लास है, मतलब इसमें आपको 800 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपने इसके अन्य क्लास के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इन 10 क्लास के सीरीज़ के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके 10 के 10 क्लास को देख लीजिए, क्योंकि 800 क्वेश्चंस मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, अगर आप इन एक एक प्रश्नों को रट जाते हैं तो 100% आपके एग्जाम में यही आएगा। इन 800 में से आपको 40 से 50 प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यों का त्यों देखने को मिलेगा, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रट जाइए। जो आपका सोशल साइंस का 2024 में एनुअल एग्जाम होगा उसमें आपको जरूर ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सहित PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और टेलीग्राम एप्लीकेशन में आप कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, या फिर इनमें से सभी है? तो जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी स्रोत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कौन सी सेवा सरकारी है? मतलब इस सभी के सभी सेवा का नाम दिया गया है और पूछा यह जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी सेवा जो कि सरकारी सेवा, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, फिर स्वास्थ्य सेवा। तो बैंकिंग सेवा एक ऐसा सेवा होता है जिसको आप प्राइवेट रूप से नहीं चला सकते हैं। शिक्षा सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा यह गैर सरकारी सेवा भी हो सकती है क्योंकि इसको प्राइवेट रूप से भी चलाया जा सकता है, लेकिन यह जो बैंकिंग सेवा है यह एक सरकारी सेवा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी सेवा सरकारी है? तो बैंकिंग सेवा एक सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, फिर रेल सेवा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड के अनुसार भी देख सकते हैं। सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा यह जा रहा है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो यह जो मॉल सेवा यही तो गैर सरकारी सेवा है। रेल सेवा, सैन्य सेवा, वित्त सेवा ये तो सभी सरकारी सेवा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो गैर सरकारी सेवा है वह मॉल सेवा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉल सेवा। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। जो आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है वह क्या है? वित्त है, ऊर्जा है, संचार है, फिर शिक्षा है। तो आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, वह है शिक्षा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा एक आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। बिहार एक राज्य है। बिहार आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है, एक उद्योग प्रधान राज्य, पशुपालन प्रधान राज्य, खनिज प्रधान या फिर कृषि प्रधान। तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो कृषि प्रधान होता है, जिस राज्य का, जिस देश का अधिकतर जनसंख्या कृषि में लगा हुआ रहता है वही पिछड़ा रह जाता है, विकास से रह जाता है। तो बिहार के पिछड़ा रहने का कारण भी यही है क्योंकि यहाँ की 80 से 65 से 70%, 80% की संख्या, अधिकतर जनसंख्या कृषि प्रधान है, मतलब कृषि कार्य में लगी हुई है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्य से अपना जीवन निर्वाह करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार एक कैसा राज्य है? तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, फिर 8 भागों को। तो सबसे पहले हमने बताया था कि आर्थिक क्षेत्र से क्षेत्रों को बांटा जाता है सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में। तो जो सेवा क्षेत्र है उसको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, मतलब मानव पूंजी निर्माण का इनमें से कौन सा प्रमुख घटक नहीं है? भोजन, वस्त्र, शिक्षा या फिर कोई नहीं। तो मानव के पूंजी निर्माण का जो प्रमुख घटक है भोजन भी है, वस्त्र भी है और शिक्षा भी है, लेकिन पूछा यह जा रहा है कि कौन सा इसमें मानव के पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक नहीं है? तो कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी तो मानव पूंजी निर्माण के घटक ही तो हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। यही तीनों के तीनों ही मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक हैं। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर शिक्षा क्षेत्र। जो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। तो जो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है वह सेवा क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र होता है वह उद्योग क्षेत्र होता है, दूसरा क्षेत्र होता है वह कृषि क्षेत्र होता है और जो तीसरा क्षेत्र होता है वह सेवा क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र।
कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार ये तीनों के तीनों बीमारू राज्य हैं, लेकिन ये जो कर्नाटक है यह एक बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है। जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर कितना प्रतिशत हिस्सा है? 67%, 77, 68 या फिर 87%। तो जो जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर प्रभावित है 87%, 87% लगभग कृषि क्षेत्र पर ही प्रभावित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनसंख्या का लगभग 87% कृषि क्षेत्र का ही हिस्सा है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि किस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा तो आएगा। सबसे पहले आपको हम तीनों क्षेत्र के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है उद्योग क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र कहा जाता है द्वितीय तृतीय क्षेत्र को, और कृषि क्षेत्र कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र को। तो अगर पूछा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को। और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। और घुमा के भी पूछ दिया जाता है, पूछा कभी कभार ऐसे भी जाता है कि कृषि क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक। सेवा कौन सी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो तृतीय। और उद्योग कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो द्वितीय। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्योग। जो हमने आपको एक्सप्लेन किया उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप अच्छे से समझ के रहिएगा। इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा तो आएगा। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्योग क्षेत्र को। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? मतलब हमारा देश का ऐसा कौन सा शहर है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्युनिकेशन प्रोडक्शन एवं सॉफ्टवेयर शक्ति का एक प्रतीक बन गया है? कौन सा देश है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? तो ये जो बेंगलुरु देश है यह ऐसा देश है, एक ऐसा शहर है, हमारे देश का एक शहर है, देश नहीं हम देश बोल दिए, सॉरी, उसके लिए शहर होना चाहिए। तो हमारे देश का ऐसा कौन सा शहर जो कि सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया? तो बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो कि कम्युनिकेशन प्रोडक्शन का सबसे बड़ा एवं शक्ति का सॉफ्टवेयर का प्रतीक बन गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में? तो जो भारत का पहला टेलीविजन केंद्र था वह दिल्ली में स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र दिल्ली में स्थापित हुआ था। किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 15 वर्ष या फिर 8 से 16 वर्ष? तो पूछा यह जा रहा है कि किस वर्ग का आयु होना चाहिए, किस आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क बिना किसी शुल्क के और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व होता है? तो वह उम्र होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। तो इसका राज्य का दायित्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है, क्योंकि हो पाया बिचौलिया के कारण, सुविधा के अभाव के कारण, सरकार के कारण, फिर इनमें से सभी के कारण? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा ग्रामीण रोजगार योजना है वह पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया, क्योंकि उसका जो मुख्य कारण है बिचौलिया के कारण यह मुख्य रूप से कारगर नहीं हो पाया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिचौलिया के कारण। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोज आरंभ किया था। जो मिड डे मील की व्यवस्था होती है, जो सरकारी स्कूलों में 5 घंटे लगने के बाद जो खाना देने की, खिचड़ी देने की व्यवस्था होती है, उसी को कहा जाता है मध्याह्न भोज योजना। उसे इंग्लिश मिड डे मील योजना भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभार यह भी पूछ दिया जाता है कि मिड डे मील योजना का आरंभ कब हुआ था, या फिर मध्याह्न भोज आरना का कभी हुआ था, या फिर राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम। ये तीनों में से कुछ भी पूछा जाए आपको सभी का एक ही आंसर होगा। वह क्या होगा? तो अगस्त 1995 से होगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि सरकार ने मध्याह्न भोजन आरंभ कब ये किया था? तो 15 अगस्त 1905। डेट इसका कोई दिया नहीं है, डेट हम भी नहीं जानते हैं, 15 हमारे गलती से वह दिया। तो जो मध्याह्न भोज योजना आरंभ किया गया था वह अगस्त 1995 से किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगस्त 1995 से। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र या फिर इनमें से तीनों को? तो हमने आपको अभी बताया था कि क्षेत्र से रिलेटेड आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा तो आएगा। आप सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। तो सेवा क्षेत्र हमने आपको किसे बताया था? जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। सेवा क्षेत्र हमने आपको बताया था तृतीय क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था को एक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का, फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपको सेवा क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए आपको मानवीय संसाधनों को विकसित करना आवश्यक होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानवीय संसाधनों का। भारत का कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है?
55 से 50 से 55, 65 से 70, 70 से 75 या फिर 80 से 85%। तो जो भारत का कार्यबल है अथवा कार्यशील जनसंख्या है उसका 65 से 70% कृषि क्षेत्र में ही संलग्न है, कृषि क्षेत्र कार्य में लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 65 से 70%। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था? 2001 में, 2005 में, 2003 में या फिर 2010 ईस्वी में? तो जो हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था वह 2001 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ हुआ था वह 2001 ईस्वी में हुआ था। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर इनमें से सभी क्षेत्रों में। तो जो देश विकासशील होता है मतलब कि विकसित नहीं होता है, जैसा कि हमारा यह भारत देश ही उदाहरण मिले लीजिए। भारत एक ऐसा देश है तो एक विकासशील देश है। तो विकासशील की जो अधिकतर जनसंख्या होती है वह कृषि क्षेत्र कार्य में ही लगी हुई रहती है। इससे कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कृषि क्षेत्र कार्यों से अपना जीवन निर्वाह सभी लोग कर लेते हैं और इससे किसी भी देश को विकसित करना बहुत कठिन कार्य होता है। इसीलिए उद्योग और सेवा क्षेत्र में आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि अमेरिका देश है वह उद्योग और सेवा क्षेत्र में उसकी जनसंख्या अधिक संलग्न रहती है, अधिक कार्य करती है, इसलिए वह विकसित देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। विकासशील देशों में जो कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है वह कृषि क्षेत्र में होता है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया था? प्रारंभिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, उच्च शिक्षा को या फिर तकनीकी शिक्षा को? तो भारत सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को ही शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा को। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में जो सेवा क्षेत्र है इस सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक विकास हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? राष्ट्रपति सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना या फिर इनमें से सभी? तो जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है वह प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग रहता है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, फिर इनमें से किसी भी क्षेत्र पर नहीं। तो इसका क्वेश्चन हमने आपको जस्ट पहले एक्सप्लेन किया, इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप कीजिए। हमने आपको बताया था कि जो देश विकासशील होता है मतलब कि विकसित नहीं होता है उस देश की अधिकतर जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई रहती है। जैसा कि आपने इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ लिया कि भारत एक ऐसा देश है जो कि विकासशील देश है और भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई रहती है। लेकिन जो देश विकसित होता है उस विकसित देश की जो कार्यशील जनसंख्या होती है उसका अधिकांश भाग सेवा क्षेत्र में लगा हुआ रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को। तो क्षेत्र से रिलेटेड हमने आपको कई बार इस क्वेश्चन कन्फ्यूजन को एक्सप्लेन किया। आप तीनों क्षेत्र को अच्छे से समझ के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे हुए रहेगा, घुमा के एक क्वेश्चन इसका 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आपको 2 या 3 क्वेश्चन करके पूछ दिया जा सकता है एग्जाम में, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया हुआ रहेगा। तो इसलिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। तो जो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है वह सेवा क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो जो सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है वह सभी के सभी द्वारा होता है, मतलब कि परिवहन सेवाओं के द्वारा भी होता है, संचार सेवाओं के और वाणिज्य सेवाओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है इनमें से सभी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन या फिर ये सभी के सभी? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो सेवा संचार सेवाओं का अंग है वह समाचार पत्र से भी हम लोग संचार को प्राप्त कर सकते हैं, टेलीफोन से भी और टेलीविजन से भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी के सभी संचार सेवाओं का अंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी के सभी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा उद्योग है जिस उद्योग के क्षेत्र में जो भारत देश है उस भारत देश को अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर हार्डवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत को उद्योग क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा, सेवाओं द्वारा या फिर इनमें से तीनों के तीनों द्वारा? तो आप अच्छे से जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण कृषि द्वारा भी होता है, उद्योगों द्वारा भी और सेवाओं द्वारा भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से तीनों के द्वारा एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है। भारत की परिवहन सेवाओं का कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सड़कें, रेलवे, जहाज रानी या फिर नागर विमान? तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारत का जो परिवहन सेवा है उन परिवहन सेवाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह रेलवे। भारत का रेलवे परिवहन सेवाओं में सबसे अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवहन सेवा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेलवे।
मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक हैं स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण या फिर उपयुक्त सभी। तो जो मानवीय पूंजी निर्माण होता है उस मानवीय पूंजी निर्माण के जो घटक हैं स्वास्थ्य सेवाएं भी है, आवास भी है और शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी मानवीय पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है, मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन तो जस्ट कुछ टाइम पहले हमने आपको पढ़ाया था, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। क्वेश्चन बैंक में है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कब से भारत में लोकतंत्र की सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश का दशक का प्रारंभ हुआ था? 1960 के दशक से, 70 के दशक से, 80 के दशक से या फिर 1990 के दशक से? तो 1970 के दशक से भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1970 के दशक से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज या फिर कांग्रेस पार्टी से? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से भी संबंधित है, आर्थिक शोषण की मुक्ति से भी संबंधित है और शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से भी संबंधित है। लेकिन उसका कांग्रेस पार्टी के विरोध से वह संबंधित नहीं है, उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था चिपको आंदोलन का। तो वह चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया था? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि जो ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था वह किस प्रांत में शुरू किया गया था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो ताड़ी का विरोध करने वाली जो महिलाएं थी उसका जो प्रांत था, जो आंदोलन था, वह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश प्रांत में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ग्रेट ब्रिटेन में, भारत में, रूस में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो राजनीतिक दलों की नींव जो सर्वप्रथम पड़ी थी वह ग्रेट ब्रिटेन देश में पड़ी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन देश में पड़ी थी। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में, फिर इनमें से किसी भी व्यवस्था में नहीं। तो गठबंधन सरकार बनाने की जो महानतम संभावना होती है वह सिर्फ और सिर्फ बहुदलीय व्यवस्था में रहती है, क्योंकि बहुत सारे दल होते हैं और बहुत सारे दल रहेंगे तभी तो वे गठबंधित होकर गठबंधन सरकार निर्माण करेंगे। अगर एक दल होगा तो वह तो गठबंधन सरकार कभी बन ही नहीं सकता। अगर द्विदल होगा तो बनने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत ही कम संभावना है। तो जो सबसे महानतम संभावना होगी वह बहुदलीय व्यवस्था से ही गठबंधन सरकार बनने की महानतम संभावना होती है, अधिक से अधिक संभावना होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? मतलब पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा दल है जो कि राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? तो आप जानते हैं कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये इन्हीं की तो अभी सरकार चल रही है, राष्ट्रीय दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी, बहुजन समाज पार्टी भी है। लेकिन जो लोक जनशक्ति पार्टी है यह एक राष्ट्रीय दल नहीं है, यह एक केंद्रीय दल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, मुद्रा या फिर प्रतिज्ञा पत्र? तो विनिमय का मतलब होता है लेन देन। तो लेन देन का जो अभी सबसे उत्तम माध्यम है मुद्रा है, पैसा, करेंसी, नोट। इसी के जरिए तो हम लोग किसी सामान को खरीदते हैं और जब किसी सामान को बेचते हैं, मतलब अगला खरीदता है वह लेता है तब भी हमें मुद्रा देता है और जब बेचता है तब भी हमें मुद्रा देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। ये जो क्रेडिट कार्ड है किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्र मुद्रा के लिए, धातु मुद्रा के लिए, प्लास्टिक मुद्रा के लिए, फिर साख मुद्रा के लिए? तो जो क्रेडिट कार्ड है यह प्लास्टिक मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लास्टिक मुद्रा। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चेक, ड्राफ्ट, हुंडी या फिर चित्र मुद्रा? तो इनमें से जो मुद्रा का साख पत्र नहीं है वह चित्र मुद्रा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चित्र मुद्रा। मुद्रा का साख पत्र नहीं है। साख का संबंध है, यह जो साख है इसका संबंध किससे? गरीबी से, उधार से, दोनों से या फिर विश्वास से? तो आप अच्छे से जानते हैं जो साख है उस साख का संबंध सिर्फ और सिर्फ विश्वास से रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साख का संबंध किससे है? तो साख का संबंध विश्वास से है। एक एटीएम का अर्थ है, एक एटीएम नहीं, यह ए होना चाहिए था कि एटीएम का अर्थ क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टोकिंग मशीन, स्वचालित टेकिंग मशीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन और ऑटोमेटिक हिंदी में स्वचालित कहा जाता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा, एटीएम का अर्थ हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब कि स्वचालित टेलर मशीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार रूस की मुद्रा क्या है? रूबल, डॉलर, रियोल या फिर पौंड? तो जो रूस देश है इस रूस की मुद्रा जो है वह रूबल है। नाम से ही पता चलता है रूस रूबल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस की मुद्रा रूबल है।
निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, मूल्य हस्तांतरण या फिर विनिमय का माध्यम। तो इनमें से जो मुद्रा का कार्य नहीं है वह मूल्य हस्तांतरण है। मूल्य का मापन, मूल्य का संचय और विनिमय का माध्यम, ये सभी का सभी मुद्रा का कार्य है, लेकिन मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल्य का हस्तांतरण। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे करते थे? स्वयं उत्पादन करके करते थे, वस्तुओं के आदान प्रदान से, मुद्रा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रारंभिक अवस्था थी, जब प्राचीन समय की बात थी, तो उस समय मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तुओं के आदान प्रदान से करते थे। मतलब इनके यहाँ कोई खास वस्तु हुई तो उसको बेचकर वे अपनी जरूरत की वस्तु को खरीद ले आते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे वस्तुओं के आदान प्रदान से। इनमें कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपये का नोट या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें जो विधिग्राह्य मुद्रा है वह 10 रुपये का नोट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 रुपये का नोट। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। जो 1 रुपये का नोट होता है वह कौन जारी करता है? केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक नोट, 1 रुपये का जो नोट होता है वह केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह किसने कहा? यह एक पंक्ति दिया गया है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह किसने कहा था? क्राउथर ने, प्रोमार्शल ने, पीगू ने, या फिर किसी नहीं। तो इस पंक्ति को किसने कहा था? तो इस पंक्ति को कहा गया क्राउथर के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्राउथर। पंक्ति से रिलेटेड आपका एग्जाम में 2 क्वेश्चन कंफर्म रहिए कि आएगा। हम आपको 2 इंपॉर्टेंट पंक्ति वाले क्वेश्चन और स्पीडली बता देते हैं। एक यह पंक्ति वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। इसका आंसर होता है जिमरमैन। संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस पंक्ति के जो लेखक हैं, जो कहने वाले हैं, किसने कहा है? तो जिमरमैन ने कहा है। और एक होता है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। इस पंक्ति को किसने कहा? तो इस पंक्ति को अब्राहम लिंकन ने कहा। और इस पंक्ति को तो आप पढ़ ही रहे हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। इस पंक्ति को कहा क्राउथर ने। साख का अर्थ क्या है? जो साख, इसका क्या अर्थ है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, एवं दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साख का अर्थ विश्वास करना भी होता है, जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया है, और ऋण लौटाने की क्षमता भी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साख का अर्थ क्या है? तो साख का अर्थ ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों है, मतलब विश्वास करना भी और ऋण लौटाने की क्षमता भी। मुद्रा के क्या कार्य हैं? यह जो मुद्रा है, जो करेंसी है, इसका क्या कार्य होता है? मापन करना, संचयन करना, भुगतान करना, या फिर इनमें से सही। तो जो मुद्रा है इसका जो कार्य होता है वह मापन भी होता है, संचय भी होता है और भुगतान भी होता है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी कार्य मुद्रा के ही कार्य हैं। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का यही था कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है वह मुद्रा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान ममता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? पीग का, क्राउथर का, मार्शल का, या फिर रॉबर्टसन का? तो इससे पहले आपने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पंक्ति पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान ममता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो इस कथन को कहा था मार्शल ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्शल। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा, या फिर पत्र मुद्रा? तो मुद्रा का जो सबसे प्राचीनतम मुद्रा है वह वस्तु मुद्रा है। वस्तु मुद्रा का उपयोग करके पहले विनिमय किया जाता था, लेन देन किया जाता था। तो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप होगा वह वस्तु मुद्रा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? जब विनिमय की प्रारंभिक अवस्था थी, प्राचीन काल की अवस्था थी, तो उसमें जो मनुष्य का व्यापार था वह किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर, एवं दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस समय विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ और सिर्फ वस्तु विनिमय पर ही मनुष्य का व्यापार आधारित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वस्तु विनिमय पर। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो यहाँ मुद्रा की परिभाषा किसने दी थी? कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। तो यहाँ मुद्रा की परिभाषा किसने दी थी? मार्शल ने, रॉबर्टसन ने, हॉर्टले विदर्स ने, या फिर सेलिगमैन ने? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती हो। इस पंक्ति को, इस परिभाषा को जो दिया गया है वह हार्टले विदर्स ने दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्टले विदर्स ने इस पंक्ति को दिया है। साख का प्रयोग होता है। यह जो साख, इसका प्रयोग किस लिए होता है? उपभोग के लिए, विनिमय के लिए, एवं भी दोनों, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं। तो जो साख का प्रयोग होता है वह उपभोग के लिए भी होता है और विनियोग के लिए भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साख का प्रयोग
ए एवं बी दोनों के लिए होता है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? शाख मुद्रा, बैंक मुद्रा, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है, उसी को शाख मुद्रा भी कहा जाता है और बैंक मुद्रा भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए एवं बी दोनों। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी? प्रो मार्शल ने, प्रो बीगू ने, प्रो रॉबर्ट्स ने, या फिर प्रो नैप ने? तो मुद्रा की जो वैधानिक परिभाषा दी थी वह प्रो नैप ने दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा प्रो नैप ने। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? जो मुद्रा है उसका प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचयन, या फिर ये सभी? तो जो मुद्रा का प्रमुख कार्य है वह विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है और मूल्य का संचयन भी है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मुद्रा के प्रमुख कार्य ये सभी के सभी हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। मतलब जो वस्तु विनिमय प्रणाली पहले चलती थी कि आप अपना वस्तु दीजिए, उसके बदले हम आपको आपके जरूरत की वस्तु देंगे। तो यह जो प्रणाली थी इसमें जो सबसे मुख्य कठिनाई थी वह क्या थी? मूल्य मापन में कठिनाई होती थी, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता था, एवं दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सबसे बड़ी कठिनाई थी वह मूल्य मापन की कठिनाई भी होती थी और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव भी होता था। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों, ये दोनों की दोनों ही कठिनाइयां थी वस्तु विनिमय की प्रणाली में। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? मतलब ऐसा कौन सा धातु था जिसका मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? लोहा, तांबा, पीतल, या फिर सोना और चांदी? तो प्राचीन समय में आप जानते हैं कि जो मुद्रा होता था वह चांदी और सोने के सिक्के का बना होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चांदी और सोना का जो मुद्रा है उस धातु का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, या फिर विनिमय का माध्यम? तो आप जानते हैं कि जो मुद्रा का सबसे प्राथमिक कार्य होता है, जो सबसे पहला कार्य होता है वह विनिमय का माध्यम है। हमारा मुद्रा, हमारा करेंसी, हमारा नोट, पैसा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। निम्नलिखित में कौन विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के, चेक, ड्राफ्ट, या फिर हुंडी? तो आप जानते हैं कि जो विधिग्राह्य मुद्रा है वह नोट और सिक्के हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट और सिक्के। निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? धातु मुद्रा में, वस्तु मुद्रा में, पत्र मुद्रा में, या फिर इनमें से तीनों ही? तो जो वहनीयता मतलब सबसे अधिक किसका वहन किया जाता है? तो सबसे अधिक किस मुद्रा को आप अपने जेब में रख सकते हैं, आप उसको ज़्यादा रख सकते हैं। तो वह जो मुद्रा होगा वह कौन सा मुद्रा होगा? तो वह पत्र मुद्रा होगा, क्योंकि आजकल जो मुद्रा चल रही है वह पत्र मुद्रा ही तो चल रही है। कागज वाले नोट, उसी को पत्र मुद्रा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में पत्र मुद्रा को वहनीयता अधिक होती है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, आप सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए और इसका सही आंसर बताइए कि हमारा जो देश भारत है इसमें ऐसा कौन सा मुद्रा है जिसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा को, शाख मुद्रा को, चेक को, या फिर पत्र मुद्रा को? तो हमारे देश में जो वैधानिक मान्यता प्राप्त है वह पत्र मुद्रा को तो प्राप्त है, तभी तो पत्र मुद्रा भी ज़्यादा चल रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्र मुद्रा को। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, एवं दोनों को, या फिर इनमें से किसी को बने? तो मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ताओं को भी लाभ हुआ और उत्पादकों को भी लाभ हुआ। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रा के प्रयोग से ऑप्शन नंबर ए, सी, एवं बी दोनों को लाभ हुआ। निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट, या फिर हुंडी? तो यह क्वेश्चन जस्ट पहले हमने आपको पढ़ाया था, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि जो विधिग्राह्य मुद्रा है वह नोट और सिक्के हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट और सिक्के। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं, या फिर इनमें से तीनों है? तो बचत को प्रभावित करने वाला जो सबसे प्रमुख तत्व होता है, बचत की क्षमता भी होता है, बचत की इच्छा भी होती है और बचत की सुविधाएं भी होती है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से तीनों के तीनों ही बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख कार्य है। आज हम आपको मुद्रा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, क्योंकि मुद्रा से रिलेटेड एग्जाम में 100% 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखे हुए रहिएगा तो आप 100% मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। इसलिए सिर्फ इस वीडियो में लास्ट बने हुए रहिए और क्वेश्चंस को समझते हुए चलिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋणों के लेन देन, फिर इनमें से तीनों ही? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब मुद्रा का प्रयोग हुआ तो इससे जो प्रोत्साहन मिला वह बचत को भी मिला है, पूंजी निर्माण को भी मिला और ऋणों के लेन देन को भी मिला है। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से तीनों के तीनों को ही मुद्रा के प्रयोग से प्रोत्साहन मिला है। पूंजी का जो निर्माण है किससे होता है? उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, फिर इनमें से कौन है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपके यहाँ पूंजी का निर्माण तभी होगा जब आप बचत करेंगे। जब आप बचत ही नहीं करेंगे तो पूंजी का निर्माण ही कहाँ से होगा? तो पूंजी का जो निर्माण होता है वह बचत द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत द्वारा।
भारत का केंद्रीय बैंक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप 100% दे दीजिएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह आरबीआई है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने आज के नोट पर, आज की मुद्रा पर, आज की करेंसी पर देखा होगा कि वर्तमान में जो करेंसी है उस पर लिखा हुआ रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक हो जाएगा वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियम, या फिर सरकार बैंकर। तो इनका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसका ये तीनों के तीनों ही मुख्य कार्य हैं। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी के सभी कार्य रिजर्व बैंक ऑफ। निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? महाजन, साहूकार, व्यवसायिक बैंक, या फिर व्यापारी। तो जो संस्थागत वित्त का साधन होता है वह महाजन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाजन ही इनमें से संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाजन। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला जो सबसे प्रमुख संसाधन है, जो सबसे प्रमुख साधन है वह कौन सा है? देसी बैंक, व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गैर संस्थागत होता है, यह जो वित्त प्रदान करने वाला, ऋण प्रदान करने वाला जो सबसे प्रमुख साधन होता है वह देसी बैंकर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देसी बैंकर। और बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक, राजकीय संस्थाएं, फिर राष्ट्रीय संस्थाएं। तो बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह व्यवसायिक बैंक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक। जो व्यवसायिक बैंक होती है उन व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में, 1971 में, 1975 में, या फिर 1982 ईस्वी में। तो जो व्यवसायिक बैंकों है इनका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 ईस्वी में ही कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। भारत में सहकारिता का जो प्रारंभ हुआ था, जो आरंभ हुआ था, वह कब हुआ था? 1901 में, 1904 में, 1912 में, या फिर 1915 ईस्वी में। तो भारत में जो सहकारिता का प्रारंभ हुआ था वह 1904 ईस्वी में ही हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1904 ईस्वी में। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, या फिर व्यवसायिक बैंक। तो जो कृषि को दीर्घकालीन तक, मतलब बहुत लंबे समय तक ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है उस संस्था का नाम है भूमि विकास बैंक। मतलब भूमि का विकास करने वाली बैंक की कृषि को, क्योंकि पता है कृषि लंबे समय का काल होता है, कृषि को एक फसल उपजाने में कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम लगता है। तो दीर्घकालीन ऋण नहीं मिलेगा तो कृषि जो कर रहा है उसको ऋण लेने का बेनिफिट ही क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक का यह काम होता है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण दे। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया था कब? 1912 में, 19 में, 1929 में, या फिर 1951 में। तो भारत में जो सहकारिता का आरंभ हुआ था वह तो 1904 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसको जो प्रांतीय विषय बनाया गया था वह 1919 ईस्वी में प्रांतीय विषय बना दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? यह क्वेश्चन जस्ट आपने पहले ही पढ़ा, बस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझना है कि जो कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है उसी का तो नाम भूमि विकास बैंक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो जो केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं इन सभी का जो संगठन होता है वह जिला स्तर पर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिला स्तर पर। और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को और अपने फीडबैक को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।